वेदांत परिभाषा। वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 152 पेज पर देखिए, पदार्थश्च द्विधः शक्यो लक्षश्च इति। ठीक है, तो प्रसंग यह चल रहा है कि शब्द प्रमाण से जो शाब्दी प्रमा उत्पन्न होती है, उस शाब्दी प्रमा के उत्पत्ति में सहकारी कारण करके चार बताए। कौन कौन? आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य ज्ञान। उनमें से आकांक्षा का लक्षण बताया, उदाहरण दिया। आकांक्षा के बाद योग्यता बताई, फिर आसक्ति भी बताई। पदार्थ ज्ञान बाकी है। और आसक्ति का लक्षण किया था अव्यवधानेन पदजन्य पदार्थोपस्थिति ही आसक्ति। अव्यवधानेन, व्यवधान रहित पद से जन्य जो पद के अर्थों की उपस्थिति होती है उसको कहते आसक्ति। तो पदजन्य जो पदार्थ, पदों का अर्थ वो उपस्थित होता है, वो पदों का अर्थ कितने प्रकार का है, ऐसा प्रसंग जब आता है तब बता रहे पदार्थश्च द्विधा। तो दो पदार्थ है, पद के अर्थ दो प्रकार के होते हैं, इस बात को कह रहे हैं। फिर ये बात का निरूपण पूरा होने के बाद फिर क्रमशः प्राप्त जो तात्पर्य ज्ञान उसको बताएंगे आगे जाकर। लग गया? चलिए, तो ये जो पंक्ति है पदार्थश्च द्विधः, उसके पूर्व में लिखिए एक वाक्य, पदजन्योपस्थितम् पदार्थम केचित् त्रिविधं मन्यन्ते शक्यः अर्धविराम, लक्षः अर्धविराम, गौणः च इति पूर्णविराम, तन्मतम् अपाकर्तुम् आह पदार्थ इति। ठीक है, चलिए भाई। तो आसक्ति के लक्षण में जो बात बताई थी कि पदजन्य पदार्थों की उपस्थिति, तो पदजन्य पदार्थ की उपस्थिति, तो पदार्थ कितने हैं? तो कुछ लोग कहते हैं पदों के अर्थ तीन प्रकार के होते हैं, शक्यार्थ एक, लक्षार्थ दो, और एक गौणार्थ भी मानते कुछ लोग। किंतु वेदांत मत में दो ही है, शक्य और लक्ष्य। तो तीन मानने वाले का मत निराकरण करने के लिए अपाकर्तुम अब कह रहे हैं कि पदार्थ द्विधः, दो प्रकार का पदार्थ है। ठीक है, कौन है वो दो प्रकार? तो मूल में दे रहे हैं, शक्यो लक्षश्च इति, एक शक्य और एक लक्ष्य पदार्थ। किंतु पदार्थ शब्द का अर्थ क्या है, तो उसको वो लिख लेते हैं पदार्थ की परिभाषा। पदार्थ बराबर नंबर 1, वृत्त्या पद प्रतिपाद्य अर्थ, वृत्त्या पद प्रतिपाद्य अर्थ पदार्थ। नंबर 2, पदस्य अर्थ पदार्थ, पदस्य अर्थ पदार्थ। नंबर 3, पदबोध्य अर्थ, पदबोध्य अर्थ पदार्थ।
ठीक है, चलिए भाई अर्थ। तो वृत्तिया, वृत्ति के द्वारा, वृत्ति मतलब शक्ति वृत्ति या लक्षणावृत्ति, तो उस वृत्ति से पद प्रतिपाद्य, पद के द्वारा प्रतिपादित होने वाला अर्थ वृत्ति से, उसको कहेंगे पदार्थ। एक अर्थ हुआ कि वहां सरल दूसरा अर्थ है पदस्य अर्थ पदार्थ। पद का जो अर्थ है, पद मतलब शब्द, तो पद का जो अर्थ है उसको कहते हैं पदार्थ। क्यों? पदबोध्य अर्थ, पद के द्वारा जाना जाने वाला बोधित जो अर्थ है उसको कहते हैं पदार्थ। ठीक है, आगे पदार्थश्च द्विधमूल में शक्य लक्ष्यश्च इति। तो शक्य क्या होता है, शक्यार्थ क्या होता है, लक्ष्यार्थ क्या होता है, उसका भी निरूपण आगे आएगा, किंतु थोड़े में पहले ही लिख लेते। शक्य बराबर नंबर 1 शक्त्या बोध्य अर्थ, शक्त्या बोध्य अर्थ। नंबर 2 पदनिष्ठ शक्ति विषयत्वम, पदनिष्ठ शक्ति विषयत्वम शक्यत्वम। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, शक्त्या बोध्य, शक्ति वृत्ति के द्वारा बोध्य, बोधित होने वाला जो अर्थ है उसको कहेंगे शक्यार्थ। क्यों? पदनिष्ठ जो शक्ति, पद में जो शक्ति है, उस शक्ति का जो विषय है उसको कहेंगे शक्यार्थ। जैसे घट पद है, तो घट पद में जो रहने वाली शक्ति, कौन शक्ति? अपने अर्थ का बोध कराने की शक्ति। तो उस शक्ति का जो विषय कंबुग्रीवादिमान वस्तु, वो हुआ घट पद का शक्यार्थ। ठीक है, ये बात हो गई। अब आया है पद लक्ष्य। लक्ष्य क्या? तो लक्ष्य मतलब उसका भी अर्थ लिख लीजिए। लक्ष्य बराबर नंबर 1 लक्षणया बोध्य, लक्षणया बोध्य। नंबर 2 वक्तृ तात्पर्य विषयत्वे सति, वक्तृ तात्पर्य विषयत्वे सति, वक्तृ तात्पर्य विषयत्वे सति शक्य संबद्धम, शक्य संबद्धम। ठीक है, देखो भाई अर्थ। लक्षणया बोध्य, लक्षणावृत्ति के द्वारा बोधित होने वाला जो अर्थ उसको कहेंगे लक्षार्थ। क्यों? वक्तृ तात्पर्य विषयत्वे सति, वक्ता के तात्पर्य का विषय हो और शक्य के संबंधी हो, उसको कहेंगे लक्षार्थ। जैसे गंगा पद का लक्षार्थ है तट, है कि नहीं? क्यों? तो वक्तृ तात्पर्य का विषय, बोलने वाक्य का उच्चारण करता जो वक्ता, वो तट का ही बोध कराना चाहता है गंगा शब्द से, तभी तो कहता है गंगायाम घोष, मतलब गंगा के तट पर घोष है। तो वक्ता के तात्पर्य का विषय हो और शक्य का संबंध हो, संबद्ध हो, संबद्ध से युक्त हो। तो गंगा पद का शक्यार्थ है कौन? प्रवाह, और उससे संबंधी है कौन? तट। तो शक्य संबद्ध हुआ, तो वही हुआ लक्षार्थ। फिर चलिए मूल में पदार्थश्च द्विधः शक्य लक्ष्यश्च इति। आगे चलिए, तत्र शक्तिर्नाम पदार्थानाम अर्थेषु मुख्या वृत्ति। अब बताना है क्या शक्य क्या है और बताना है लक्ष्य क्या है। किंतु शक्य तब समझ में आएगा जब शक्ति समझ में आएगी, क्योंकि शक्ति का जो विषय है वही है शक्य। तो पहले शक्ति को बताना पड़ेगा, अतः शक्ति की परिभाषा पहले कर रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार लक्ष्य बताने के पहले लक्षणावृत्ति क्या होती है उसको भी बताएंगे वो आगे जाकर। तो तत्र इत्यादि पंक्ति से क्या कहा जा रहा है, ये शक्ति क्या है। तो तत्र इत्यादि जो पंक्ति आई है उसमें जो तत्र शब्द है उस तत्र शब्द का अर्थ लिखिए। शक्य लक्ष्य घटक,
शक्य लक्ष्य घटक शक्ति लक्षणयोः मध्ये, शक्ति लक्षणयोः मध्ये, ठीक है। शक्य और लक्ष्य का घटक, क्योंकि शक्यार्थ मतलब शक्ति विषय, तो शक्ति का विषय को कहते शक्य, तो उसमें घटकीभूत कौन हो गई? शक्ति। अतः लक्ष्य मतलब क्या? लक्षणावृत्ति का विषय, उसमें घटकीभूत कौन हुई? लक्षणा। अतः उन दोनों के बीच में शक्य लक्ष्य घटक जो शक्ति और लक्षणा, उन दोनों के बीच में जो शक्ति है उसका निरूपण कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो तत्र इत्यादि पंक्ति आई है ना, तत्र, उसके पहले एक वाक्य लिखिए छोटा सा अवतरणिका के रूप में। शक्ति निरूपणस्य, सॉरी, शक्य निरूपणस्य, शक्य निरूपणस्य शक्ति निरूपणाधीनत्वात्, शक्ति निरूपण अधीनत्वात्, शक्ति निरूपणाधीनत्वात् प्रथमं शक्तिं निरूपयति, प्रथमं शक्तिं निरूपयति तत्र इति, ठीक है। चलो भाई, अर्थ शक्य का जो निरूपण है वो शक्ति निरूपण के अधीन है। शक्ति का निरूपण होगा तभी शक्यार्थ समझ में आएगा। तो शक्य निरूपण से शक्ति निरूपणाधीनत्वात् प्रथमम, इसीलिए पहले, सबसे पहले शक्ति निरूपयति, शक्ति का निरूपण कर रहे ग्रंथकार तत्र इत्यादि पंक्ति से। तो देखिए मूल में तत्र शक्तिर नाम, शक्तिर नाम मतलब शक्ति की व्याख्या क्या है? वो पदानाम अर्थेषु मुख्या वृत्ति ही, ये हुआ शक्ति, शक्ति का लक्षण क्या? पदानाम अर्थेषु मुख्या वृत्ति, पदों की अर्थों में जो मुख्य वृत्ति, उसको कहते हैं क्या? शक्ति, ठीक है। तो पदानाम अर्थेषु मुख्या वृत्ति, दो प्रकार की वृत्ति है भाई, है कि नहीं? एक मुख्य वृत्ति है, एक गौण वृत्ति है। तो मुख्य वृत्ति का नाम है शक्ति। पदों की अपने अर्थों में दो प्रकार की वृत्ति होती है, एक मुख्य, एक अमुख्य। तो मुख्य जो है वो हुई शक्ति, और अमुख्य जो है वो होती है लक्षणा। किंतु क्यों इसको नाम पड़ा मुख्य और क्यों उसको नाम पड़ता है अमुख्य, ये भी समझना चाहिए। किंतु उसके पहले क्या पद है? देखिए, पदानाम अर्थेषु मुख्या वृत्ति ही, ठीक है। इस पर लिखिए एक वाक्य छोटा सा, अर्थ प्रतीति अनुकूल, वृत्ति पर, अर्थ प्रतीति अनुकूल, अर्थ प्रतीति अनुकूल पदनिष्ठ, पदनिष्ठ धर्म विशेष शक्ति, धर्म विशेष शक्ति, ठीक। अर्थ की प्रतीति के लिए अनुकूल, ऐसा जो पदनिष्ठ, पद में रहने वाला धर्म विशेष, उसका नाम है क्या? शक्ति। तो पद में रहती है शक्ति, जिससे अर्थ की प्रतीति होती है, ठीक है। तो अर्थ प्रतीति के लिए अनुकूल पद में रहने वाला जो धर्म विशेष, वो हो गई शक्ति, ठीक है। उदाहरण दे रहे उसका, यथा घट पदस्य, किंतु ये मुख्य वृत्ति है, शक्ति वृत्ति मुख्य होती है। तो मुख्य ये नाम क्यों है इसका? तो मुख्य शब्द आया है, तो उस पर लिखते एक वाक्य, मुख्य। तो लिखेंगे मुख्या बराबर वृत्त्यंतर उपस्थिति निरपेक्षा, वृत्त्यंतर उपस्थिति, वृत्त्यंतर उपस्थिति निरपेक्षा,
प्रथमा इति यावत्, निरपेक्षा अर्धविराम प्रथमा इति यावत्, पूर्ण विराम, यथा यथा लक्षणा लक्षणा शक्तिवृत्तेः उपस्थिति अनंतरम उदेति पूर्ण विराम, न एवं शक्ति, न एवं शक्ति अर्धविराम, तस्याः वृत्त्यंतरोपस्थितिं विना, वृत्त्यंतर उपस्थितिं विना, वृत्त्यंतर उपस्थितिं विना एव शब्दात एव आविर्भावात्, शब्दात एव आविर्भावात्, पूर्ण विराम, अतः सा मुख्या, अतः सा मुख्या बराबर प्रथमा, पूर्ण विराम, लक्षणा तु अमुख्या, लक्षणा तो अमुख्या, जघन्या इति यावत्, जघन्या इति यावत्, हो गया। देखिए भाई अर्थ, तो मुख्य क्यों कहते हैं? तो वृत्त्यंतर उपस्थिति निरपेक्षा, अन्य वृत्ति की उपस्थिति की अपेक्षा नहीं करती है ये वृत्ति, इसलिए इसको कहते हैं मुख्या किंवा प्रथमा। जैसे कि लक्षणावृत्ति मुख्य नहीं है, क्योंकि लक्षणावृत्ति तब उदित होती है जब उसके पहले शक्ति वृत्ति का उदय रहता है। तो लक्षणावृत्ति अपेक्षा करती है किसकी? शक्ति वृत्ति की। पहले गंगापथ का शक्यार्थ प्रवाह ये मालूम होना चाहिए, तब जाकर लक्षणावृत्ति उत्पन्न होती है। अतः लक्षणावृत्ति किसी अन्य वृत्ति की अपेक्षा कर रही है, अतः वो मुख्य नहीं है, अमुख्य है। और शक्ति वृत्ति सीधा पद से ही उत्पन्न होती है, वो किसी अन्य वृत्ति की अपेक्षा नहीं करती, अतः वो मुख्य हो गई। वही दे रहे यथा लक्षणा शक्ति वृत्ते है उपस्थिति अनंतरम, शक्ति वृत्ति की उपस्थिति होने के बाद ही उदेति उत्पन्न होती है। न एवं शक्ति, शक्ति ऐसी नहीं है। तस्याः शक्ति है वृत्त्यंतरोपस्थिति बिना, अन्य वृत्ति की उपस्थिति के बिना ही शब्दात एव आविर्भावात्, शब्द से वो आविर्भूत होती है, प्रकट होती है। अतः सा मतलब शक्ति वृत्ति मुख्या प्रथमा, और लक्षणा तो अमुख्या, लक्षणा वृत्ति को कहेंगे क्या? अमुख्या। उसी को जघन्य ऐसा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए मूल में। तो शक्तिर्नाम पदानाम अर्थेषु मुख्या वृत्ति, यथा घट पदस्य, घट पद की शक्ति कहा है भाई? पृथु बुध्नोदराद्याकृति विशिष्टे वस्तु विशेषे वृत्ति। घट पद की वृत्ति, वृत्ति मतलब शक्ति कहाँ है? तो पृथु बुध्नोदराद्याकृति विशिष्टे वस्तु विशेषे, किसी वस्तु विशेष में शक्ति है। किसकी? घट पद की। किस प्रकार के वस्तु विशेष में शक्ति है घट की, घट पद की? तब कह दिया वो वस्तु विशेष का विशेषण पृथु बुध्नोदरादि आकृति विशिष्टे। घट की आकृति कैसी होती है? पृथु बुध्नोदरादि आकृति होती है। तो ये क्या है पृथु बुध्नोदरादि भाई? तो लिखते उस पर थोड़ा एक वाक्य। बुध्न बराबर मूल भाग, बुध्न बराबर मूल भाग, अर्धविराम, उदरम, उदरम बराबर मध्य भाग, मध्य भाग, अर्धविराम, पृथु बराबर स्थूल, पृथु बराबर स्थूल,
आगे आकृति बराबर अवयव संस्थानम, अवयव संस्थानम मतलब अवयव विशेष, अवयव संस्थानम पूर्ण विराम। आगे लिखिए बुद्धंच उदरंच बुद्धंच उदरंच बुध्नोदरे, बुध्नोदरे अर्धविराम। पृथुनी च ते बुध्नोदरे, पृथुनी च ते बुध्नोदरे, बुध्नोदरे च इति पृथु बुध्नोदरे, च इति पृथु बुध्नोदरे, पृथु बुध्नोदरे अर्धविराम। पृथु बुध्नोदरे आदि आदि यस्याः, पृथु बुध्नोदरे आदि यस्याः सा सा पृथु बुध्नोदरादि, पृथु बुध्नोदरादि तद्रूपा या आकृति, तद्रूपा या आकृति बराबर पृथु बुध्नोदराकृति, पृथु बुध्नोदराद्याकृति तद विशिष्टे वस्तु विशेषे। ठीक है, तद विशिष्टे पृथु बुध्नोदराद्याकृति विशिष्टे। अर्थ देखिए भाई, बुध्न शब्द का अर्थ होता है घट का मूल भाग, नीचे का भाग। उदर शब्द का अर्थ होता है मध्य भाग, गोल उसका पेट। और पृथु शब्द का अर्थ होता है स्थूल। और आकृति मतलब अवयव संस्थान, अवयव विशेष, यही उसके अवयव है, मूल भाग, पेट वगैरह वगैरह। लेकिन वो कैसे स्थूल है, तो फिर विग्रह बताया बुध्नंच उदरंच बुध्नोदरे। और वो कैसे पृथुनी च ते बुध्नोदरे, स्थूल ऐसे जो बुध्न और उदर मूल भाग और मध्य भाग है जिसका स्थूल, चैति पृथु बुध्नोदरे। और वो पृथु बुध्नोदरे है आदि, आरंभ में जिसके सा पृथु बुध्नोदरादि तद्रूपाय आकृति, उस स्वरूप जो आकृति है उस आकृति को कहते हैं पृथु बुध्नोदराद्याकृति। और उससे विशिष्ट जो वस्तु विशेष है घट, उसमें शक्ति है घट पद की, तो वही दे रहे यथा घट पदस्य पृथु बुध्नोदराद्याकृति विशिष्टे वस्तु विशेषे शक्ति। वृत्ति अर्थात शक्ति, वृत्ति शब्द का अर्थ शक्ति। आगे चलिए मूल में, साच शक्ति पदार्थांतरम। साच, सा मतलब क्या भाई, तो सा शब्द का अर्थ लिखिए पदनिष्ठा, पदनिष्ठा पदार्थोपस्थिति अनुकूला शक्ति ही, पदार्थोपस्थिति अनुकूला शक्ति ही सा। अर्थ देखिए भाई, पद निष्ठा, पद में रहने वाली, पदार्थोपस्थिति के लिए अनुकूल ऐसी दो शक्ति, तो साच शक्ति ही। पदार्थांतरम, ठीक है, स्वतंत्र पदार्थ है। तो पदार्थांतरे मतलब क्या भाई, तो पदार्थांतरम का अर्थ लिखिए क्लुप्त द्रव्यादि अतिरिक्ता। क्लुप्त द्रव्यादि अतिरिक्ता, ठीक है। क्लुप्त मतलब मान्य, स्वीकृत, ऐसे जो द्रव्य है उससे वो अतिरिक्त है, स्वतंत्र है। कौन? शक्ति। जैसे नैयायिक लोग
शक्ति को स्वतंत्र नहीं मानते हैं, ठीक है ना, किंतु इधर शक्ति स्वतंत्र मानी गई है। तो क्लुप्त द्रव्याद्यतिरिक्त हो गया। तो शक्ति क्या है लेकिन, ठीक है, और वो पदार्थांतर कैसी है, मतलब अन्य किसी पदार्थ में उसका अंतर्भाव नहीं होता है, स्वतंत्र है वो। तो कैसे, तो दो अनुमान देते आपको लिख के, कि जिससे पता चलेगा कि शक्ति का अंतर्भाव द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भाव इनमें से किसी में नहीं कर सकते। यद्यपि ये 7 पदार्थ या इतने पदार्थ की मान्यता वो सब नहीं है, को की है, किंतु न्याय घटित ग्रंथ होने के कारण बता रहे शक्ति एक स्वतंत्र पदार्थ है करके लग गए जी। तो पदार्थांतरम जो बात बताई है उसके लिए हेतु दे रहे स्वयं ग्रंथकार मूल में आगे की पंक्ति में, किंतु तो उसके पहले ही 2 अनुमान आप लिख लीजिए। नंबर 1, शक्ति ही, शक्ति ही न द्रव्य गुण कर्मात्मिका, न द्रव्य गुण कर्मात्मिका गुणादि वृत्तित्वात्, गुणादि वृत्तित्वात् सामान्यवत, सामान्यवत यह अनुमान हुआ। ठीक, तो अर्थ समझ लेंगे, फिर दूसरा अनुमान को बताते हैं। शक्ति ही ये पक्ष है बराबर, उसमें सिद्ध करना है क्या, न द्रव्य गुण कर्मात्मका, द्रव्य गुण कर्मात्मक वो नहीं है कौन, शक्ति, मतलब द्रव्य रूप भी नहीं है, गुण रूप भी नहीं है, कर्मात्मक भी नहीं है। बोलेंगे क्यों, हेतु दिया गुणादि वृत्तित्व, गुणादि में भी वो रहती है, और जो वस्तु गुणादि में रहती है उसका अंतर्भाव द्रव्य गुण कर्म में नहीं होता है। जैसे उदाहरण सामान्यवत, सामान्य मतलब जाति, गुण में है कि नहीं, तो गुण में जाति रहती है, अतः गुण में रहने वाली जो जाति उसका अंतर्भाव जैसा द्रव्य में नहीं है, गुण भी नहीं है वो जाति, और कर्म भी नहीं है, स्वतंत्र है कौन, जाति सामान्य। उसी प्रकार यह शक्ति भी गुण में रहती है, गुण में भी रहती है, द्रव्य में भी रहती है, किंतु वो गुण नहीं है, द्रव्य नहीं है, कर्म नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो वही लिखा शक्ति न द्रव्य गुण कर्मात्मिका, क्यों, गुणादि वृत्तित्व सामान्यवत, लग गया अर्थ जी। हाँ, गुणे गुणानंगीकार, गुण में गुण रहता नहीं है। तो शक्ति न द्रव्य गुण गुण कर्मात्मिका, मतलब द्रव्य स्वरूप नहीं है, गुण स्वरूप नहीं है, कर्म स्वरूप भी नहीं है कि नहीं। तो क्यों, गुणादि वृत्तित्वात्, गुणादि में वो रहने वाली होने के कारण, ठीक है ना। चलो भाई, तो जो गुण में रहता है उसका अंतर्भाव इन तीनों में नहीं होता है। उदाहरण सामान्य का दिया। दूसरा अनुमान लिखिए, शक्ति ही, शक्ति न सामान्यादि अन्यतम रूपा, न सामान्यादि अन्यतम रूपा, उत्पत्तिमत्वे सति विनाशित्वात्, उत्पत्तिमत्वे सति विनाशित्वात् यथा घटः, अतः शक्ति पदार्थांतरम, अतः शक्ति पदार्थांतरम। ठीक, अर्थ देखिए भाई, शक्ति न सामान्यादि अन्यतम रूपा, सामान्यादि मतलब सामान्य विशेष समवाय अभाव, उनमें से किसी रूप भी नहीं हो सकती। शक्ति न सामान्यादि अन्यतम रूपा, क्यों,
उत्पत्ति मत्वे सति विनाशित्वात्। शक्ति उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। और सामान्य विषय समवाय सब नित्य पदार्थ है, अत्यंत अभाव वगैरह नित्य पदार्थ है। अतः उस चारों में किसी में अंतर्भूत नहीं हो सकती। क्यों? कौन? शक्ति। क्यों? उत्पत्ति और नाश वाली है। तो वही जैसे घट उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, अतः वो सामान्य नहीं है, विशेष नहीं है, समवाय नहीं है, अभाव रूपी नहीं है, स्वतंत्र है। उस प्रकार से शक्ति भी अलग है। इन सात में से किसी में उसका अंतर्भाव नहीं है। वही लिखा मूल में, शक्ति साच शक्ति है पदार्थांतरम। क्यों भाई? तो आगे बता रहे, सिद्धांते कारणेषु कार्यानुकूल शक्ति मात्रस्य पदार्थांतरत्वात्। नियम बताया, ठीक है। ये जो पंक्ति आ रही है सिद्धांते, इसके पहले अवतरणिका के रूप में एक छोटा वाक्य देखिए। पदनिष्ठ शक्ते है, पदनिष्ठ शक्ते है पदार्थांतरत्वे पदार्थांतरत्वे हेतुं दर्शयति, हेतुं दर्शयति सिद्धांते इति। सिद्धांते इति, ठीक है जी। चलो भाई, पदनिष्ठ शक्ति है, पद में रहने वाली जो शक्ति है वो पदार्थांतर है, अन्य पदार्थ है। क्यों? उसके लिए हेतु दिखा रहे ग्रंथकार सिद्धांते इत्यादि पंक्ति से। तो सिद्धांते मिला। सिद्धांते मतलब क्या? तो सिद्धांते शब्द का अर्थ लिखिए, मीमांसक सिद्धांते अद्वैत सिद्धांते च। मीमांसक सिद्धांते अद्वैत सिद्धांते च। मीमांसक सिद्धांते अद्वैत सिद्धांते च। मीमांसकों के सिद्धांत में और अद्वैत सिद्धांत में, ठीक है जी। देखिए पंक्ति मूल में, सिद्धांते कारणेषु, कारणों में, कार्यानुकूला शक्ति मात्रस्य, कोई भी कारण लीजिए, सभी कारणों में रहने वाली जो कार्यानुकूल शक्ति, अपना अपना कार्य उत्पन्न करने की शक्ति, तो शक्ति मात्रस्य पदार्थांतरत्वात्, वो स्वतंत्र पदार्थ माना गया है। अतः यहां पर भी पदनिष्ठ जो शक्ति है, अपने अर्थ का ज्ञान कराने की शक्ति जो पद में है, वह भी पदार्थांतर है, अन्य पदार्थ है, किसी में अंतर्भाव उसका नहीं, स्वतंत्र पदार्थ है, ये कहना, ठीक है। तो ये जो आया है पदार्थांतरत्वात् अंतिम में, उस पर लिखते एक टिप्पणी, यदा कारण निष्ठा, यदा कारण निष्ठा कार्यानुकूला शक्ति, कार्यानुकूला शक्ति पदार्थांतरम, पदार्थांतरम तदा, तदा पदनिष्ठा, तथा पदनिष्ठा पदार्थोपस्थिति अनुकूला, पदार्थोपस्थिति अनुकूला शक्ति अपि, शक्ति अपि पदार्थांतरम भवेत्, पदार्थांतरम भवेत्, अर्धविराम। तस्याः अपि, तस्याः अपि कारणनिष्ठ, कारणनिष्ठ कार्यानुकूल शक्तिमत्वात्, कारणनिष्ठ
कार्यानुकूल शक्तिमत्वात्, कार्यानुकूल शक्तिमत्वात् अर्धविराम, पदस्य कारणत्वात्, पदस्य कारणत्वात् अर्धविराम, पदार्थोपस्थितेः कार्यत्वात्, पदार्थोपस्थितेः कार्यत्वात् इति भावः। अर्थ समझिए कि नियम क्या बताया सिद्धांत में, कारण में रहने वाली जो कार्यानुकूल शक्ति होती है, शक्ति मात्र से मतलब यावत सभी शक्तियां जो भी उस कारण में रह रही है वो सब पदार्थांतर है। इसी के आधार पर बताया कि यदा कारण निष्ठा, कारण में रहने वाली कार्यानुकूला शक्ति, कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति पदार्थांतर है, तदा पदनिष्ठ, तब तो पद में रहने वाली भी पदार्थोपस्थिति अनुकूला शक्ति, पदार्थ को उपस्थित करने के लिए अनुकूल जो शक्ति, वह भी पदार्थांतरम भवे, स्वतंत्र पदार्थ ही होगी। क्यों? तस्यापि कारण निष्ठ कार्यानुकूल शक्ति मत, वो भी कैसे है, पद में रहने वाली शक्ति भी कैसी है, कारण निष्ठ है और कार्यानुकूल शक्ति है वो भी, इसलिए वो भी स्वतंत्र पदार्थ है। क्योंकि वहां पर भी एक कारण है, एक कार्य है। कारण कौन है? पदस्य कारणत्वात्, पद कारण होता है और पदार्थोपस्थिति कार्य होता है। तो कार्यानुकूल, पदार्थोपस्थिति के लिए अनुकूल कारण पद में वो शक्ति रह रही है। और नियम बताया कि कारण में रहने वाली जो भी कार्यानुकूल शक्ति है वह सब पदार्थांतर है। अतः पद में रहने वाली शक्ति भी स्वतंत्र पदार्थ है, किसी पदार्थ में उसका क्या अंतर्भाव नहीं है, पदार्थांतर है। तो कारणत्वात् पदार्थोपस्थिते कार्यत्वात् इति भाव। लग गया इतना? हो गया ना? सिद्धांते कारणेषु कार्यानुकूला शक्ति मात्रस्य पदार्थांतरत्वात्। क्या? तो शक्ति का लक्षण हुआ, दो पदार्थ बताए और वह शक्ति स्वतंत्र पदार्थ है, इस बात को भी सिद्ध किया। ठीक है, किंतु शक्ति का जो लक्षण किया है मूल में, तो और थोड़े सा लक्षण हम लोग लिखते हैं। शक्ति, तो शक्ति ही बराबर नंबर एक कार्य जननानुकूलम, कार्य जननानुकूलम कारण निष्ठम सामर्थ्यम, कारण निष्ठम सामर्थ्यम। नंबर दो, पदानाम अन्वयानुभव जनन सामर्थ्यम, अन्वयानुभव जनन सामर्थ्यम शक्ति। नंबर तीन, पदनिष्ठा, पदनिष्ठा पदार्थोपस्थिति अनुकूला, पदार्थोपस्थिति अनुकूला शक्ति ही, शक्ति। हो गया? देखो भाई अर्थ। नंबर एक क्या लिखा? कार्य जननानुकूलम, कार्य को उत्पत्ति के लिए अनुकूल जो कारण निष्ठ, कारण में रहने वाला सामर्थ्य है, उसको कहते क्या? शक्ति। हर एक कारण में सामर्थ्य होता है अपना अपना कार्य उत्पन्न करने का, उस सामर्थ्य का ही नाम है शक्ति। क्यों? पद की शक्ति मतलब क्या? पदानाम अन्वय अनुभव, अन्वय अनुभव मतलब शाब्दबोध, पदों से शाब्दबोध उत्पन्न होता है, उसके उत्पत्ति के लिए जनन सामर्थ्य, उसकी उत्पत्ति का जो सामर्थ्य है पदों में, वह है पद में शक्ति। तात्पर्य का, पद में जो शाब्दबोध प्रमा उत्पत्ति का सामर्थ्य है पद में, वो सामर्थ्य है शक्ति। पदानाम अन्वय अनुभव जनन सामर्थ्य। क्यों? पद निष्ठा, पद में रहने वाली
पदार्थोपस्थिति अनुकूला, पदार्थों को उपस्थित स्फुरित करने के लिए अनुकूल ऐसी जी शक्ति है पद में, सामर्थ्य है, उसी का नाम है शक्ति। हो गया, ये इतना विचार हो गया शक्ति के बारे में, शक्ति और लक्ष्य के बारे में। फिर आगे और कुछ कह रहे, उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।